लखीमपुर नाम के गांव में एक चालाक साहूकार हरिया अपनी दो बेटियों लीला और सोनम के साथ रहता था। हरिया ज्यादा अमीर तो नहीं था, मगर दिमाग से बहुत तेज था। हरिया के साथ उसका नौकर लाला भी रहता था। हरिया ने लाला से कहा, लाला, अरे ओ लाला, अरे सो गए क्या? अरे नहीं बस जरा सा आंख बंद करके कुछ ध्यान लगा रहा था तो हल्की सी झपकी लग गई। सोचते सोचते भी नींद आ गई? बैठे बैठे यहाँ बस मुफ्त की पगार लेते हो, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। पता है अब हमारे घर में खाने पीने के लिए भी कुछ ज्यादा बचा नहीं है। सारे खजाने और सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी तो दो लड़कियां हैं और अभी तो उनकी शादी भी करानी है। बहुत खर्चा करना पड़ेगा और बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। अरे तुम जानते नहीं हो, मैं हर चीज में दिमाग लगा लेता हूँ। तुम्हारी तरह मैं सोता नहीं रहता दिन भर। नहीं, माफ कर दीजिए। बोलिए, आप बोलिए। मेरी दोनों लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं, ये तो सारे गांव वाले जानते हैं, और सारे गांव के नौजवान मेरी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। अगर मैं उनके लिए स्वयं वर रखूं तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी लड़कियों को जो भी लड़का पसंद आएगा उनसे शादी करा देंगे। नहीं, ऐसे कैसे शादी करा दूंगा? मैंने तो कुछ सोच के रखा है। मैं हर नौजवान से जो स्वयंवर में आएगा उससे 200 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा और एक प्रतियोगिता भी रखूंगा। अगर वो प्रतियोगिता जीतेगा तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और अपनी लड़की दूंगा। अगर नौजवान हार गया तो वो 200 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लूंगा। यही स्वयंवर की शर्त होगी। क्या बात है, मैंने तो इतना कभी सोचा ही नहीं था। अरे तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तब ना, तब तो तुम कुछ सोच सकोगे। चलो अब जल्दी जल्दी जाओ और गांव में ये सारी बातें फैला दो। हरिया की दोनों बेटियां ये बात सुन लेती हैं। दोनों बेटियां लाला को रोकती हैं, अपने पिता से कहती हैं, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? हमें किसी और से शादी नहीं करनी। हाँ पिताजी, क्या आपने सब कुछ भुला दिया? माँ के मरने से पहले माँ ने लड़कों से हमारी शादी तय करी थी। वो 2 लड़के भी अब बड़े हो चुके हैं। जी पिताजी, और अब हम उनसे प्यार भी करते हैं और वो भी हमसे प्यार करते हैं, और माँ का दिया हुआ वचन हम ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं पिताजी? हम दोनों बहनों ने ये तय किया है कि हम ये शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हम किसी प्रकार का स्वयंवर भी नहीं करेंगे। ना उस स्वयंवर में हम बाहर आएंगे। मेरे बच्चों, मैंने कुछ सोच समझ कर ही ये किया है। क्या तुम दोनों को पता है हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें अपनी पसंद के उन 2 लड़कों से शादी करनी है तो भी पैसे चाहिए। कहां से आएंगे वो पैसे? जाके देखो, घर में एक भी खजाना नहीं बचा है। रहा सहा जो खजाना बचा था वो इस प्रतियोगिता के लिए रखा है। अगर तुम्हें उन दोनों से शादी करनी है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम उन दोनों से भी कभी शादी नहीं कर पाओगी। पर आप ऐसा करेंगे क्या? जो हमने सुना उस हिसाब से अगर कोई भी लड़का इस प्रतियोगिता में जीत जाता है तो फिर हमें उनसे मजबूरन शादी करनी पड़ेगी, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते पिताजी। तुम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सब देख लूंगा। और रही बात प्रतियोगिता की, तो वो मैं कुछ इस प्रकार रखूंगा कि कोई जीत ही नहीं सकता। जीतूंगा तो केवल मैं, और मैं ही जीतूंगा। तुम लोग तो बस इस प्रतियोगिता को देखकर मनोरंजन करना। हरिया की दोनों बेटियां उसकी मजबूरी देखकर उसकी बात मान लेती हैं, और हरिया लाला को पूरे गांव में इस प्रतियोगिता का ढिंढोरा पीटने भेज देता है। अगले दिन एक नौजवान 200 सोने की मोहरें हरिया के पास लेकर जाता है और उससे कहता है, हरिया जी, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ और मैं ये 200 सोने की मोहर लेकर आया हूँ ताकि इस प्रतियोगिता में भाग ले सकूं। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस प्रतियोगिता में मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ये बात मालूम तो है ना कि अगर तुम ये प्रतियोगिता हार जाओगे तो तुम्हें ये 200 सोने की मोहरें वापस नहीं मिलेंगी। जी, मैं इन सब बातों को जानता हूँ और ये सब बातें ध्यान में रखकर ही
ये 200 सोने की मोहरें आपको दे रहा हूँ। मेरे घर से 100 कदम की दूरी पर एक बड़ी सी नदी है। उसका पानी रात को ठंडा और दिन में गर्म रहता है। उस नदी में तुम्हें 2 दिन और 2 रातें गुजारनी होंगी। अगर तुम ऐसा कर पाए तभी तुम ये प्रतियोगिता जीत पाओगे। ठीक है, इसमें क्या है, मैं भी जा रहा हूँ उस नदी में डूबने के लिए। तुम्हें क्या लगता है लाला, जो शर्त मैंने रखी है वो कोई भी जीत पाएगा? अब किसे पता कि क्या होगा। पानी का भी पता नहीं रहता, कभी ठंडा और कभी गर्म। अब इस ठंडी गर्मी में कोई जिंदा रह पाएगा या नहीं, ये तो वही जाने। ओह बाप रे, कितना ठंडा पानी है। मुझे लगता है मैं एक दिन क्या, यहाँ एक पल भी रुका तो मेरी मौत हो जाएगी। मुझे तो लगता है मुझे इस पानी से अभी बाहर निकल जाना चाहिए। क्या हुआ, कैसा लग रहा है ठंडे पानी में? मजा आ रहा है क्या? वाह वाह वाह, क्या पानी है, इतना ठंडा, इतना शीतल। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा है तो कहाँ क्यों रहे हो? रहो अंदर आराम से। एक दिन भी पूरा नहीं हो पाता कि नारायण सिपाहियों से कह देता है कि वो उसे बाहर निकाल दें, वरना वो मर जाएगा। ऐसे ही गांव के 2-4 नौजवान और 1200-400 सोने की मोहरें लाकर हरिया के पास रखते हैं और वो भी इस शर्त को नहीं जीत पाते। हरिया बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास अब लगभग 2500 सोने की मोहरें इकट्ठी हो चुकी थीं। तभी हरिया के पास 2 नौजवान रौनक और साजन आते हैं। वो हरिया से कहते हैं, साहूकार जी, देखिए मेरे पास आपको देने के लिए सोने की मोहर तो नहीं है, पर मेरे पास एक बड़ी सी हवेली है और उसके पीछे आम के बाग भी हैं। आप उन्हें गिरवी रख लें। लेकिन याद रहे, अगर तुम शर्त को नहीं जीत पाए तो मैं वो सब अपने पास रख लूंगा और तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मैं हार गया तो मैं बिल्कुल ये सब आपके पास छोड़कर इस गांव से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। साहूकार जी, मेरे पास भी देने के लिए सोने की मोहर नहीं है। मेरे पास लगभग 50 भैंस और 20 गाय हैं और एक छोटा सा मकान है। मैं उसे गिरवी रख सकता हूँ। ठीक है, जो भी तुम दोनों के पास है तुम वो मेरे पास रख दो, और शर्त के मुताबिक अगर तुम दोनों ही प्रतियोगिता में हार गए तो तुम दोनों को ही ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। ठीक है, इस प्रतियोगिता की जो भी पहली सीढ़ी है आप मुझे बताएं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। रौनक और साजन दोनों ही अपनी सारी चीजें गिरवी रखकर हरिया के कहे अनुसार प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और 2 दिन 2 रात उस ठंडे और गर्म पानी में गुजार लेते हैं। इस तरह दोनों ही प्रतियोगिता की जीत के हकदार होते हैं। ये देखकर उनका दिमाग चलता है कि अब तो सारे पैसे इन्हें ही देने पड़ेंगे और मेरे पास बचेंगे तो बस सोने की मोहरें। हरिया रौनक को बुलाता है और उससे पूछता है, तुमने ये 2 रातें और 2 दिन इस ठंडे और गर्म पानी में कैसे गुजारी? जी, रात जब पानी बहुत ठंडा था तब मुझे ये लग रहा था कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर उस वक्त मैंने भगवान का नाम लिया और आंख बंद करके उन्हीं को याद करने लगा। इस तरह मेरी पहली ठंडे पानी की रात गुजर गई। अगले दिन जब सूरज निकला और पानी गर्म हुआ तो मैंने उस शीतल पानी को याद किया जो रात भर मुझे ठंड महसूस करा रहा था, और इस तरह मैंने अपना एक दिन गर्म पानी में बिता दिया। दूसरा दिन भी मैंने इसी तरह ठंड में सूरज को याद करके और गर्मी में ठंडे पानी को याद करके गुजार लिया। ठीक है, तुम जाओ और साजन को मेरे पास भेज देना। साजन, तुमने किस तरह ये 2 दिन और 2 रातें गुजारी, मुझे बताओ। साहूकार जी, मैंने तो ये 2 दिन और 2 रातें प्रभु को याद करके गुजारी, और जब मुझे ज्यादा ठंड लगती थी तो आपके सिपाही के पास सामने रखे उस लालटेन को देखकर मैं ये सोचता था कि सुबह सूरज तो निकलेगा ही, और इस सोच से मैं ठंडे पानी वाली रात गुजार रहा था। और सुबह सूरज को देखकर आपके सिपाहियों के हाथ में पंखा देखकर ये सोच रहा था कि रात को तो ठंडा पानी मिल ही जाएगा, इसलिए मैंने ये 2 दिन और 2 रात गुजार लिए। लाला, रौनक और साजन दोनों को ही यहाँ लेकर आओ।
रौनक और साजन, तुम दोनों ने ही इस प्रतियोगिता में गलत तरीके से जीत हासिल की है। तुमने अपने आप को ठंडा और गर्म रखने के लिए मेरे सिपाहियों के पास रखे पंखे, लाइट से सहायता ली है, और ये गलत है, जिसकी वजह से तुम लोग ये प्रतियोगिता हार चुके हो। अब तुम दोनों को ही ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। रौनक और साजन चुपचाप गांव छोड़कर जा रहे होते हैं। दोनों एक ऋषि से मिलते हैं और वो दोनों उस ऋषि को अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। ऋषि रौनक और साजन से कहते हैं, देखो बच्चों, ये गांव छोड़कर जाना है तो जा सकते हो, परंतु इस लालची और झूठे साहूकार को सबक सिखा कर जाओ, वरना इसकी ये आदतें पूरे गांव को निगल लेंगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? और हमें तो ये साहूकार गांव में वापस भी घुसने नहीं देगा, और हमारे पास भी कुछ नहीं बचा है। तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। तुम लोग बस गर्म गर्म खाना बना लो और उसमें नमक मत डालना, मिर्ची बहुत डालना, और हाँ, एक घड़े में पानी गर्म रखना और उसी पानी के सामने एक बड़ी सी बर्फ का टुकड़ा भी रख देना। रौनक और साजन बिल्कुल वही करते हैं जैसा ऋषि ने कहा। कुछ वक्त बाद हरिया और लाला दोनों ही ऋषि के घर की तरफ आते हैं। ऋषि ने उन दोनों को खाने पर बुलाया। खाने की खुशबू इतनी स्वादिष्ट थी कि लाला ने हरिया से कहा, अरे साहूकार जी, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट खाने की खुशबू है और ऊपर से खाने का निमंत्रण भी मिल रहा है। अगर ये खाना नहीं खाया तो क्या फायदा? हमारी जीत का जश्न मना लेते हैं और ये खाना खा लेते हैं। बात तो ठीक कह रहे हो लाला, खुशबू से तो खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाना खा लेने में ही चतुराई है। हरिया और लाला को खाना खाते ही तेज की मिर्च लगने लगती है और नमक न होने के कारण खाना तीखा और बेस्वाद लगने लगा था। हरिया ऋषि पर गुस्सा करते हुए बोला, ये क्या बेकार खाना बनाया, नमक तो है ही नहीं, इसमें बस मिर्च ही मिर्च। अरे इतना बेस्वाद खाना खिलाकर मुझे मारना चाहते हो, है भाई? क्या मजाक है ये? अरे साहूकार जी, आप तो नाराज हो गए। देखिए, सामने नमक की शीशी रखी है। अब बच्चों जैसी बात मत करिए, आंख बंद करिए और सोचिए कि वो नमक आपके खाने में है और खाना खा लीजिए। ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? नमक खाने में डालोगे तभी तो खाने में नमक का स्वाद आएगा ना। एकमात्र उस नमक की शीशी को देखकर और आंख बंद करके ये सोचने से तो नमक नहीं आएगा। मजाक बंद करो और मुझे पानी पिलाओ। जैसा आप उचित समझें। ये लीजिए पानी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुमने मेरा पूरा मुंह जला दिया है। इतना गर्म पानी पिलाया कैसे तुमने? देखिए, आप बेकार गुस्सा कर रहे हैं। वो सामने बर्फ रखी है, आप उसको महसूस करके अपने आप को ठंडक दीजिए और पानी पी लीजिए। सोचिए कि पानी ठंडा है। बहुत हुआ तुम्हारा, समझते क्या हो अपने आप को? ये बेवकूफी भरी बातें करोगे और मैं सुनता रहूंगा। पहले तो बेस्वाद खाना खिलाया, फिर ये गर्म पानी देकर मेरा मुंह जलाया, और फिर ये बेतुकी बातें करते हो। देखिए साहूकार जी, ये बेतुकी बातें आपने की थी। रौनक और साजन दोनों युवकों ने आपकी शर्त ईमानदारी से जीती थी, पर आपने अपनी चालाकी से उन्हें हारा हुआ साबित कर दिया। दोनों इतने नेक इंसान निकले कि अपनी ही हार मानकर ये गांव भी छोड़कर जाने को निकल पड़े। अब आप सीधे सीधे इनकी दी हुई चीजें इन्हें वापस करो, और हाँ, उन बच्चियों का फैसला पूछकर ही उनकी शादी इन लड़कों से होगी। मैं समझ गया ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी नादानी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसे कोई गलत काम किसी के साथ नहीं करूंगा। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। मैं समझ गया मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई। ऋषिवर, मेरी मरी हुई धर्म पत्नी ने मेरी लड़कियों की शादी कहीं और करने का वादा किया था, और मेरी बिटिया भी उन्हें प्रेम करती है। मैं दोनों युवाओं से माफी मांगता हूं, पर वो इनसे शादी नहीं कर सकती। ऋषि ने दोनों युवकों की मदद की और उन्हें मान सम्मान के साथ हरिया ने गांव में वापस बुलाया।
दोनों युवकों ने भी हरिया को माफ कर दिया। हरिया ने खुशी खुशी अपनी दोनों बेटियों की शादी भी उन्हीं लड़कों से करवाई जिनसे वो लड़कियां प्रेम करती थीं।